यूपीएससी मेन 2019 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 हिंदी लेक्चर 16 पहला प्रश्न एक गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। गांधाराई कला, जो लगभग पहली से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित हुई, एक विशिष्ट मिश्रण है भारतीय, मध्य एशियाई तथा यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों का। इस कला शैली में मध्य एशिया से प्रभावित मोटे वस्त्र, गहरे खोदाव वाले चेहरे तथा यक्षों जैसे रक्षक आकृतियां देखने को मिलती हैं। वहीं यूनानी बैक्टीरियाई प्रभाव मूर्तियों की यथार्थवादी शारीरिक बनावट, प्राकृतिक गतियों, घुंघराले बालों तथा यूनानी देवताओं जैसी आकृतियों में स्पष्ट होता है। बुद्ध की मूर्तियों में हेलेनिस्टिक, यूनानी शिल्प परंपरा के अनुरूप ड्रेपरी, वस्त्रों की तहें तथा अभिव्यक्ति का गहराई से चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त यूनानी शैली की कोरिंथियन स्तंभशिल्प एवं फ्रेमिंग अलंकरण भी प्रमुख हैं। इस प्रकार गांधाराई कला भारतीय धार्मिक विषय वस्तु को यूनानी और मध्य एशियाई शिल्प तकनीकों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पहले 100 वर्षों में हुए अनेक स्थानीय विद्रोहों का स्वाभाविक एवं संगठित रूप था। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ा, जिससे स्थानीय शासकों, किसानों, जमींदारों और सैनिकों में असंतोष पनपने लगा। सन्यासी फकीरी विद्रोह, बंगाल चुआड़ विद्रोह, संथाल आंदोलन, कोल विद्रोह और भील तथा मुंडा आंदोलनों जैसे अनेक जनजातीय एवं किसान विद्रोहों ने इस असंतोष को बार बार व्यक्त किया। इन विद्रोहों में सामान्यतः आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक अपमान और राजनीतिक अधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया रही। सिपाही विद्रोह 1857 ने इन विखंडित आंदोलनों को एकजुट कर राष्ट्रव्यापी रूप दे दिया, जिसमें सैनिकों, किसानों, जमींदारों तथा अपदस्थ राजाओं ने भाग लिया। अतः 1857 का विप्लव इन सभी असंतोषों का चरम बिंदु था, जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ों को पहली बार गंभीर चुनौती दी। अगला प्रश्न 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक, धार्मिक एवं बौद्धिक जागृति का युग था, जिसने राष्ट्रीय पहचान के निर्माण की नींव रखी। इस दौर में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विचारकों ने परंपराओं की पुनर्व्याख्या करते हुए समाज सुधार की पहल की। ब्रह्मा समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज जैसे आंदोलनों ने जातिवाद, सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर प्रश्न उठाए। साथ ही पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने एक नवचेतना को जन्म दिया। इस बौद्धिक जागरण ने भारतीयों को अपने सांस्कृतिक गौरव का पुनः बोध कराया, जिसने धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान को जन्म दिया। भाषा, इतिहास, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों के पुनर्निर्माण ने भारतीयों को राष्ट्र की भावना से जोड़ना शुरू किया। इस प्रकार पुनर्जागरण आंदोलन ने आधुनिक भारत में राष्ट्रीय पहचान की चेतना को मजबूती प्रदान की। अगला प्रश्न 4 वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग का प्रवाल जीवन तंत्र, कोरल इकोसिस्टम पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण प्रवालों में प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। उच्च तापमान पर प्रवाल अपने सजीवी शैवाल, ज़ूक्सैंथेले को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे रंगहीन हो जाते हैं और पोषणहीन होकर मरने लगते हैं। उदाहरण स्वरूप
ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में 2016, 2017 और 2020 में बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन हुआ, जिससे वहां की जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त समुद्र के अम्लीकरण, ओशन एसिडिफिकेशन से प्रवालों के कैल्शियम कार्बोनेट ढांचे कमजोर हो रहे हैं। प्रवाल भित्तियां न केवल समुद्री जीवन के लिए आवास प्रदान करती हैं, बल्कि मत्स्य उद्योग और तटीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः वैश्विक तापन प्रवाल जीवन तंत्र की स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। अगला प्रश्न 5 मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए और तटीय पारिस्थितिकी का अनुरक्षण करने में इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। मैंग्रोवों का रिक्तीकरण, डिप्लीशन, मुख्यतः मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। तटीय क्षेत्रों में शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, कृषि विस्तार और जलवायु परिवर्तन के चलते मैंग्रोव वनों की कटाई तेज हुई है। जलीय प्रदूषण, जलीय मार्गों का निर्माण तथा झींगा पालन के लिए भूमि परिवर्तन भी इसके प्रमुख कारण हैं। मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये समुद्री तूफानों, ज्वारभाटों और तटीय अपरदन से रक्षा करते हैं तथा तटीय भूमि को स्थिर रखते हैं। मैंग्रोव जैव विविधता के लिए समृद्ध आश्रय स्थल हैं और अनेक मछलियों व जलीय जीवों की प्रजनन स्थली हैं। साथ ही ये कार्बन अवशोषण में भी सक्षम होते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। अतः तटीय पारिस्थितिकी की स्थिरता और जलवायु संतुलन बनाए रखने हेतु मैंग्रोवों का संरक्षण अत्यावश्यक है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6 क्या प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार की प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। हाँ, प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण रणनीति भारत में रोजगार की प्रोन्नति में सहायक हो सकती है। भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, कृषि उत्पाद, बांस, जल, मछली आदि उपलब्ध हैं। यदि इन संसाधनों पर आधारित स्थानीय विनिर्माण उद्योग विकसित किए जाए, तो यह न केवल क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार भी सृजित करेगा। उदाहरणस्वरूप, पूर्वोत्तर भारत में बांस आधारित उद्योग, झारखंड छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग और कर्नाटक में सिल्क उद्योग स्थानीय संसाधनों के आधार पर रोजगार प्रदान करते हैं। इससे परिवहन लागत में भी कमी आती है और छोटे मझोले उद्योगों MSMEs को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण नीतियां आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकती हैं, जो समावेशी और टिकाऊ रोजगार सृजन में सहायक होंगी। अगला प्रश्न 7 उत्तर पश्चिमी भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत, विशेषतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में समृद्ध क्षेत्र हैं। यहाँ के खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के पीछे कई कारक हैं। प्रथम, यह क्षेत्र गेहूं, चावल, गन्ना, सरसों और सब्जियों के उच्च उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिससे कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। द्वितीय, सिंचाई सुविधा, विशेषकर नहर और भूमिगत जल एवं हरित क्रांति के प्रभाव से कृषि उत्पादन में निरंतरता बनी रहती है। तृतीय, सड़क, रेल और ऊर्जा जैसी आधारभूत संरचना का विकास प्रक्रमण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त मंडी व्यवस्था, सरकारी समर्थन नीति जैसे MSP और निकटवर्ती महानगरों में बाजार की उपलब्धता भी उद्योगों के स्थानीयकरण में सहायक है। इस प्रकार कृषि की समृद्धि, अवसंरचना और नीति समर्थन मिलकर खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के उत्तर पश्चिमी भारत में स्थानीयकरण को सक्षम बनाते हैं। अगला प्रश्न 8 क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बनाने वाली बात इसकी सहिष्णुता, विविधता में एकता और अनुकूलनशीलता है। भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां, रीति रिवाज और परंपराएं सह-अस्तित्व में हैं, फिर भी एक साझा सांस्कृतिक चेतना बनी रहती है। भारतीय संस्कृति ने समय समय पर बाहरी आक्रमणों, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण का सामना करते हुए भी अपने मूल तत्वों जैसे परिवार केंद्रित जीवन, आध्यात्मिकता, उत्सवों की परंपरा और लोक कलाओं को बनाए रखा। साथ ही भारतीय समाज ने आधुनिकता को अपनाते हुए भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को नहीं छोड़ा। योग, आयुर्वेद, भारतीय भोजन और त्योहारों की वैश्विक लोकप्रियता इसका प्रमाण है। इस प्रकार परंपरा और परिवर्तन के संतुलन तथा विभिन्न संस्कृतियों को आत्मसात करने की क्षमता ने भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवंत रखने में अद्वितीय बनाया है। अगला प्रश्न 9. महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण जनसंख्या नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, तो वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय जैसे विवाह की उम्र, परिवार की योजना और बच्चों की संख्या स्वतंत्र रूप से ले पाती हैं। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से महिलाएं जागरूक होती हैं और आधुनिक गर्भनिरोधक साधनों को अपनाने में अधिक सक्रिय होती हैं। सशक्त महिला स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच बनाती है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटती है और जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि पर नियंत्रण होता है। इसके विपरीत, जब महिलाएं अशिक्षित और पराधीन होती हैं, तो वे पारिवारिक और सामाजिक दबाव में अधिक बच्चे जन्म देती हैं। अतः महिला सशक्तिकरण केवल लैंगिक समानता ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में भी एक प्रभावशाली रणनीति है। अगला प्रश्न 10. धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सभी धर्मों और समुदायों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना है, लेकिन इसके नाम पर कभी-कभी हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती मिलती है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में सांस्कृतिक परंपराएं धर्म, रीति रिवाज और लोकाचार से गहराई से जुड़ी होती हैं। धर्मनिरपेक्षता के सख्त पालन के कारण कई बार पारंपरिक उत्सव, पूजा पाठ, वेशभूषा और सामाजिक रीति रिवाजों को कम महत्व दिया जाता है या नकारा जाता है। कुछ लोगों के लिए यह बदलाव सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान पर खतरा बन जाता है। साथ ही धर्मनिरपेक्षता का गलत मतलब निकालकर सांस्कृतिक विविधता को दबाने की कोशिशें भी होती हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि सभी धर्म और परंपराएं सम्मान के साथ जीवित रह सकें और सामाजिक सौहार्द बना रहे। अगला प्रश्न 11. गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था। विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। गांधीवादी प्रावस्था भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का वह काल था जब महात्मा गांधी ने असहयोग, सत्याग्रह, स्वराज एवं अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से जनता को संगठित किया। इस दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्गों के स्वरों ने इसे सुदृढ़ और समृद्ध बनाया। सबसे पहले किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी दी। गांधी जी ने विशेष रूप से महिलाओं को आंदोलन में शामिल कर उन्हें सामाजिक जागरूकता एवं नेतृत्व प्रदान किया। किसानों और मजदूरों की भागीदारी से आंदोलन का जनाधार मजबूत हुआ, जिससे यह केवल शहरी बुद्धिजीवियों का आंदोलन न रहकर देश के हर तबके का आंदोलन बन गया। दूसरे, विभिन्न धार्मिक समुदायों ने अपने अपने तरीकों से आंदोलन को समर्थन दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया, जिससे आंदोलन में सामूहिक शक्ति आई। वहीं दलित वर्ग ने भी अपने अधिकारों की मांग करते हुए आंदोलन को सामाजिक न्याय के आयाम दिए।
तीसरे, राष्ट्रीय नेताओं के विभिन्न स्वर, जैसे सुभाष चंद्र बोस का उग्रवादी दृष्टिकोण, बाल गंगाधर तिलक का लोक कल्याणकारी नेशनलिज्म और विनोबा भावे का आध्यात्मिक दर्शन ने आंदोलन को बहुमुखी रूप दिया। ये विभिन्न दृष्टिकोण आंदोलन को एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हुए उसे व्यापक आधार प्रदान करते थे। अतः गांधीवादी प्रावस्था में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक वर्गों के समन्वय ने राष्ट्रवादी आंदोलन को न केवल सुदृढ़ किया बल्कि उसे समृद्ध और देशव्यापी बनाया, जो अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर सका। अगला प्रश्न 12. 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। 1940 के दशक भारत की स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक दशक था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल और विवादित बना दिया। इस अवधि में ब्रिटिश सरकार की प्राथमिकता भारत में अपनी औपनिवेशिक शक्ति को सुरक्षित रखना थी, जिससे वे स्वतंत्रता के साथ साथ सत्ता हस्तांतरण को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे। ब्रिटिशों ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों को भड़काकर वे विभाजन की स्थिति बनाए रखने में लगे रहे। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 जैसे घटनाक्रमों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खींचतान के माहौल को और तीव्र किया। ब्रिटिश ने सत्ता हस्तांतरण के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत कीं, जैसे क्रिप्स मिशन 1942, गठित भारतीय समिति 1946 और माउंटबेटन योजना 1947, लेकिन इन सब का उद्देश्य विवादों को बढ़ावा देना और अपने नियंत्रण को बनाए रखना था। वे भारत को दो हिस्सों में विभाजित कर सत्ता हस्तांतरण को और अधिक पेचीदा बनाने में भी अग्रसर थे। इसके अलावा ब्रिटिश प्रशासन ने विलुप्तीकरण और दमन की नीति अपनाई, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों में हिंसा और अस्थिरता फैली। ये रणनीतियां सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को लंबी, विवादास्पद और जटिल बनाती रहीं। अतः ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता ने 1940 के दशक में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को अपने हितों की रक्षा के लिए जटिल और संघर्षपूर्ण बनाकर स्वतंत्रता प्राप्ति को चुनौतीपूर्ण बना दिया। अगला प्रश्न 13. स्पष्ट कीजिए कि अमरीकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थीं। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। अमरीकी 1776 और फ्रांसीसी 1789 क्रांतियां आधुनिक विश्व के राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप को आकार देने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। दोनों क्रांतियां समकालीन समाज में लोकतंत्र, अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के सिद्धांतों को स्थापित करने में मील के पत्थर साबित हुईं। अमरीकी क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ संवैधानिक लोकतंत्र का उदय किया। यह क्रांति स्वतंत्रता, समानता और स्वशासन के विचारों पर आधारित थी। अमरीकी संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण, विधिक अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा के सिद्धांतों को स्थापित किया, जो विश्व के अनेक देशों के लिए मॉडल बन गया। फ्रांसीसी क्रांति ने सम्राटवादी और अभिजात्य शासन की समाप्ति कर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को फैलाया। इस क्रांति ने सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को मजबूती दी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा, लोकप्रिय संप्रभुता और सार्वभौमिक मानवाधिकारों की मांग ने विश्वव्यापी प्रभाव डाला। दोनों क्रांतियों ने समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिक अधिकारों के लिए संगठित किया और शासकों की निरंकुशता को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने पूंजीवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक शासन के विकास को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार अमरीकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तंत्र की आधारशिला रखी, जो आज भी लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय के सिद्धांतों का आधार हैं। अगला प्रश्न 14. जल प्रतिबल, वाटर स्ट्रेस का क्या मतलब है? भारत में यह किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकतः भिन्न भिन्न है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है।
जल प्रतिबल या वाटर स्ट्रेस का अर्थ है किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों की मात्रा और वहां की जल आवश्यकताओं के बीच असंतुलन। जब किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता मांग को पूरा करने में असमर्थ होती है, तब वह क्षेत्र जल प्रतिबल की स्थिति में होता है। इसका परिणाम जल संकट, कृषि, उद्योग और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव होता है। भारत में जल प्रतिबल प्रादेशिक रूप से बहुत भिन्न है। इसका कारण भौगोलिक, जलवायु, जनसंख्या घनत्व और जल प्रबंधन में अंतर है। उत्तर पूर्व और पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्र जहां वर्षा अधिक होती है, वहां जल उपलब्धता अच्छी होती है। इसके विपरीत राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र जल संकट से ग्रस्त हैं, क्योंकि वहां वर्षा कम होती है और पानी की मांग अधिक होती है। भारत में नदियों का असमान वितरण भी एक बड़ा कारण है। पूर्वी क्षेत्र नदियों से समृद्ध हैं, जबकि पश्चिमी भाग में नदी जल सीमित है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, कृषि में अधिक जल उपयोग, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने जल दबाव को बढ़ाया है। जल प्रबंधन की कमजोर नीतियां, जल का अपव्यय और जल प्रदूषण भी जल प्रतिबल को और बढ़ाते हैं। इसलिए भारत में जल संकट की स्थिति क्षेत्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न है, जो स्थानीय जल संसाधन, जनसंख्या और उपयोग के आधार पर निर्भर करती है। अतः जल प्रतिबल को समझना और प्रादेशिक जल प्रबंधन करना भारत के सतत विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न 15 पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनर्स्थापित किया जा सकता है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र अपने विशिष्ट प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और जल स्रोतों के कारण पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील होते हैं। विकास पहलों और पर्यटन की बढ़ती गतिविधियों से यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर दबाव पड़ता है, जैसे वन कटाव, मृदा अपरदन, जल प्रदूषण और जैव विविधता में कमी। ऐसे नुकसान को रोकने और पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम आवश्यक हैं। सबसे पहले सतत पर्यटन, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें पर्यटकों की संख्या नियंत्रित हो और पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम हो। पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन कर स्थानीय फ्लोरा और फौना की सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरे, विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अनिवार्य किया जाए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को पहले से समझा जा सके और उसे कम करने के उपाय किए जा सकें। तीसरे, वनों की पुनर्रोपण, जल संरक्षण और मृदा अपरदन रोकने के लिए जैविक खेती, वनोपज संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की पहल की जानी चाहिए। स्थानीय समुदायों को शामिल कर उनकी पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका दी जाए। अंत में, पर्यटन और विकास के प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। साथ ही, कड़े नियमन और निगरानी से अवैध निर्माण, प्लास्टिक प्रदूषण और शोर प्रदूषण को रोकना जरूरी है। इस प्रकार, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोणों को संतुलित कर सतत विकास की नीति अपनानी होगी। इससे पर्वतीय क्षेत्र न केवल संरक्षित रहेंगे बल्कि स्थानीय जीवन स्तर भी सुधरेगा। अगला प्रश्न 16 दक्ष और किफायती एफोर्डेबल शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों में आवागमन की समस्या गंभीर होती जा रही है। इस संदर्भ में दक्ष और किफायती एफोर्डेबल शहरी सार्वजनिक परिवहन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बनता है। सबसे पहले, कुशल सार्वजनिक परिवहन से ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में कमी आती है, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। यह स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को कम करता है और पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। इसके अलावा समय की बचत होती है, जिससे कामकाजी लोग अपनी उत्पादकता बढ़ा पाते हैं। दूसरे, सार्वजनिक परिवहन किफायती होने पर अधिक लोग इसका उपयोग करते हैं, जिससे आर्थिक असमानता कम होती है और गरीब वर्ग भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो पाता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और उपभोक्ता बाजार विस्तृत होता है।
तीसरे, मजबूत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क शहरों के बेहतर जुड़ाव को सुनिश्चित करता है, जिससे व्यवसायों को कच्चे माल और उत्पादों की त्वरित आवाजाही मिलती है। इससे उद्योगों की लागत कम होती है और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। अंततः, दक्ष और किफायती सार्वजनिक परिवहन से ऊर्जा की बचत होती है, जिससे आर्थिक संसाधनों का समुचित उपयोग संभव होता है। यह निवेश आकर्षित करता है और स्मार्ट शहरों के विकास को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार, भारत में दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन न केवल आवागमन की समस्या का समाधान है, बल्कि यह आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और सतत विकास की आधारशिला भी है। इसे मजबूत करने से देश की आर्थिक गति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों में सुधार होगा। अगला प्रश्न 17। महासागर धाराएं और जल राशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस किस प्रकार परस्पर भिन्न हैं? उपयुक्त उदाहरण दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। महासागर धाराएं और जल राशियां समुद्री जीवन एवं तटीय पर्यावरण पर उनके भिन्न प्रभाव। महासागर धाराएं और जल राशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अलग अलग तरीकों से प्रभाव डालती हैं। महासागर धाराएं स्थायी या दीर्घकालिक जल प्रवाह होती हैं, जबकि जल राशियां मौसम के आधार पर परिवर्तनशील जल का संचलन होती हैं। दोनों की प्रकृति और कार्य में भिन्नता के कारण उनका समुद्री जीवन और तटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव भी भिन्न होता है। महासागर धाराएं जैसे कि भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की मुसलधार धारा या पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी की कोरल धारा, समुद्र के तापमान, लवणता और पोषक तत्वों के वितरण को नियंत्रित करती हैं। ठंडी धाराएं जैसे कैलिफोर्निया धारा, समुद्र की सतह पर पोषक तत्वों की समृद्धता बढ़ाती हैं, जिससे मत्स्य पालन समृद्ध होता है। गर्म धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम, समुद्र के तापमान को बढ़ाती हैं और समुद्री जैव विविधता पर अन्य प्रभाव डालती हैं। जल राशियां जैसे मानसून के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होने वाली जल राशियां तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर मौसमी प्रभाव डालती हैं। ये जल राशियां समुद्री जीवन के प्रजनन चक्र, प्रवास और पोषण चक्र को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, मानसूनी जल राशियां पश्चिमी तट पर मछलियों की प्रजनन दर को बढ़ाती हैं। संक्षेप में, महासागर धाराएं स्थायी जल परिसंचरण से समुद्री जीवन को निरंतर प्रभावित करती हैं, जबकि जल राशियां मौसमी रूप से तटीय पर्यावरण और समुद्री जीवन के चक्र को प्रभावित करती हैं। दोनों का संतुलित अस्तित्व समुद्री पारिस्थितिकी के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न 18। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ स्पष्टीकरण। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न भाषाएं, धर्म, परंपराएं, कला और रीति रिवाज अपनी विशिष्टता के साथ सहअस्तित्व में हैं। इसे अक्सर लघु भारत के रूप में देखा जाता है, जहां छोटे छोटे सांस्कृतिक क्षेत्र मिलकर पूरे देश की समृद्ध सांस्कृतिक छवि बनाते हैं। लघु भारत का अर्थ है ऐसे क्षेत्र जहां भारत की व्यापक संस्कृति के समृद्ध विविध स्वर और पहचान छोटे पैमाने पर जीवित होते हैं। ये सांस्कृतिक क्षेत्र अपनी भाषा, भोजन, वेशभूषा, लोक नृत्य, त्योहारों और धार्मिक प्रथाओं में भिन्न होते हैं, परंतु भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उत्तर भारत का कश्मीर अपनी विशिष्ट कश्मीरी भाषा, शिल्प और खानपान के कारण एक लघु भारत है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड और मणिपुर में जनजातीय संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज अलग हैं, पर वे भी भारतीय सांस्कृतिक बहुलता का हिस्सा हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य और पोंगल त्योहार एक अलग सांस्कृतिक क्षेत्र दर्शाते हैं। पश्चिम भारत के राजस्थान में राजस्थानी लोक संगीत और पोशाक भी एक लघु भारत की पहचान है। ये लघु सांस्कृतिक क्षेत्र स्थानीय जीवन शैली, धार्मिक आस्था और परंपराओं की समृद्ध विविधता को संजोते हैं, जिससे भारत की समग्र सांस्कृतिक एकता और विविधता दोनों मजबूती से बनी रहती है। इसलिए,
भारत वास्तव में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्रों से भरा हुआ है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को जीवित और समृद्ध बनाते हैं। अगला प्रश्न। 19 भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान के संदर्भ में कई जटिल और निरंतर चुनौतियां मौजूद हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से जुड़ी हैं। सबसे पहले, समय संबंधित चुनौतियों में घरेलू जिम्मेदारियों और कामकाजी जीवन के बीच संतुलन बनाना प्रमुख है। कई महिलाएं घर के कार्यभार, बच्चों की देखभाल और परिवार की सेवा में अधिक समय देती हैं, जिससे उनकी शिक्षा, करियर और स्वनिर्माण के लिए समय कम मिलता है। यह डबल बर्डन या टाइम पोवर की समस्या महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास से पीछे रखती है। दूसरे, स्थान संबंधित चुनौतियां भी गहरी हैं। भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की आवाजाही और स्वतंत्रता पर कई सामाजिक प्रतिबंध होते हैं। ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा की चिंता, परिवहन की असुविधा और सामाजिक बंदिशें महिलाओं को बाहर आने जाने से रोकती हैं। शहरी क्षेत्रों में भी कई बार कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक पहुंच का स्थानानुसार असमान वितरण भी महिलाओं के विकास में बाधक है। विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है। समय और स्थान दोनों के संदर्भ में ये चुनौतियां महिलाओं की सामाजिक सहभागिता, आत्मनिर्भरता और समान अवसर प्राप्ति को प्रभावित करती हैं। इनके समाधान के लिए सामाजिक जागरूकता, महिला सुरक्षा उपाय, समुचित योजना और समान अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है। तभी भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण और समग्र विकास संभव हो पाएगा। अगला प्रश्न। 20 क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वैश्वीकरण के युग में तकनीकी प्रगति, सूचना और व्यापार की सहज उपलब्धता ने दुनिया को एक छोटे गांव जैसा बना दिया है। इससे वैश्विक पहचान का विकास हुआ है, जिसमें राष्ट्र, संस्कृति और व्यक्तित्व की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में स्थानीय पहचान को खोने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। वैश्विक पहचान अपनाने का मतलब है वैश्विक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों के साथ जुड़ना, जिससे लोगों को समानता, व्यापक अवसर और आधुनिकता मिलती है। लेकिन इसके कारण पारंपरिक भाषा, लोक कला, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विविधता दबने लगती है। युवा पीढ़ी में स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाओं के प्रति कम रुचि होती है, जो स्थानीय पहचान के क्षरण का कारण बनता है। हालांकि यह भी देखा गया है कि कई स्थानों पर लोग अपनी स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करते हुए वैश्विक दुनिया से जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, भारतीय फैशन, संगीत और योग जैसे तत्व विश्वव्यापी पहचान पा रहे हैं, पर ये अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अतः वैश्विक पहचान और स्थानीय पहचान के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यदि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखकर उसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करें, तो हम अपनी पहचान खोए बिना वैश्विक नागरिक बन सकते हैं। स्थानीय पहचान का संरक्षण ही हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता की असली कुंजी है।